गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए। आई होप ऑडियो क्लियर है आपको। गुड इवनिंग आरुषि। गुड इवनिंग रिधि। जल्दी से हम लोग 5 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग अपना भी जरा स्ट्रॉन्ग मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताइए कि कहाँ से आपने एलएलबी किया, कहाँ से एलएलएम किया और कौन सी आपका पहली बार अटेम्प्ट है या कैसा। या तो अभी आप कर देना, या तो आप मुझे टेलीग्राम मेरे जो नंबर पे डीएम कर देना। कोई दिक्कत। और आप में से किसी ने पिछला अभी एग्जाम जो अभी हमारा हुआ है लेटेस्ट 27 वाला, किसी ने दिया था आप में से? आप लोग मुझे डीएम कर देना अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसको आई डिड ओके, आई यू डिड इट, यू डिड ओके फाइन। तो यू कैन चेक द आंसर की हैज ऑलरेडी केम। यू कैन चेक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज का ओरिएंटेशन सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जेआरएफ अड्डा, डन एलएलबी एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ, क्वालिफाई यूजीसी नेट इन दिसंबर 2022 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, currently working as a assistant professor in Kanpur में there is one college where I am working at law department। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी को क्लास में। और ये सेशन सभी के लिए फ्री है बिल्कुल। जिन्होंने क्लास को ले लिया उनके लिए तो है ही, बस कोई भी नया स्टूडेंट भी आएगा तो वो देख सकता है सेशन को। तो सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये जर्नी जो आपकी मेरे साथ स्टार्ट होने जा रही है, बड़े ही आराम से हम लोग आराम से जेआरएफ को क्वालिफाई करें मिलके, अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा रोल क्या होगा आपकी पूरी स्ट्रेटेजी में, आपकी पूरे जो जर्नी है। सबसे पहले एग्जाम का देखिए, एग्जाम आप मान के चलिए 1 जून को आपका एग्जाम होगा। कभी कभी ये एंड में भी होता है, लेकिन हम लोग 1 जून को ये मान के चलेंगे। 1 जून को मान के टारगेट करके चलेंगे, कोर्स को इस हिसाब से करना है। और मेरा टारगेट होगा कि आपका कोर्स 20 या 20th तक कंप्लीट हो जाए। 20th मई तक, कोर्स भी बहुत बड़ा है आप सभी को पता है। तो 20th मई तक मेरा कोर्स खत्म करने का चांसेस है। उससे उसी से पहले मैं पीवाईक्यू सेशन भी चालू कर दूंगा, ताकि आपके जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी है वो भी होती रहेगी। देखो, सबसे पहले मेरा आपकी तैयारी में, मेरा आपने यहाँ कोर्स लिया तो मेरा क्या एज अ लॉ एजुकेटर क्या मेरा रोल होने वाला है। तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहूंगा कि किस तरीके से आपको क्या अप्रोच करना है। यहाँ तो आप पर्सनल में तो आप मुझे मैसेज यहाँ चैट पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी आप मुझे टेलीग्राम पे जब कोई स्ट्रेटेजी कभी कुछ डीएम करना होगा तो कर दीजिएगा, मैं वहां भी हेल्प करूंगा आपकी। तो प्रॉपर मेरे गाइडेंस रहेगी आप लोगों के साथ कि आप लोगों को जर्नी जेआरएफ क्रैक कराने में जो जो जरूरत चीजें वो मैं सभी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताता रहूंगा कि अभी स्टार्टिंग में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिर लेटर ऑन जैसे भी आपको जरूरी हो हम लोग गूगल मीट भी करेंगे, और उस हिसाब से जहां पर आपको नीड है मैं आपकी हेल्प करूंगा। इनसाइट बताऊंगा किस तरीके से आप लॉ में तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, किस लेवल पे आप करें, ताकि आपका इजी तरीके से जेआरएफ क्रैक हो सके। देखो, कोचिंग का एक रोल होता है, कोचिंग के रोल से अब आपको प्रॉपर गाइडेंस हर चीज की मिल जाएगी। अब आपको पर्सनली परेशान नहीं होना है।
अब आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को करना है और डेफिनेटली यू विल गेट द जेआरएफ। ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें और चीजें करेंगे तो आराम से क्रैक हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस की तो वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे एक आप जाइएगा, सेकंड सेकंड वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, तो वहां पे मैंने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया पूरा 1 घंटे के साथ। वो तो मैं नहीं करूंगा अभी, उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए। बेसिक मैं आपको आज के सेशन में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मैं आपको तैयारी कराऊंगा, क्या मेरी अप्रोच है, किस हिसाब से सेशन लिया करूंगा मैं, वो आपको पूरा बताने की मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में। तो सबसे पहले कोर्स की बात करें तो आप सभी को पता 10 यूनिट है हमारी लॉ में, 10 यूनिट है। हर एक यूनिट का अपना अलग ही रोल है, हर यूनिट एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग उससे आते हैं, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम। अब बीएनएस आना चाहिए था बट आईपीसी आई। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या है ना, बीएस अब तो बीएनएस आनी चाहिए। लेटर ऑन देखेंगे क्या चीजें, हो सकता है कुछ चेंज आए। लॉ ऑफ क्राइम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कॉमर्शियल लॉ। मैं सोच रहा हूँ एक मैं एप्लीकेशन भी यूजीसी में भेजने की सोच रहा हूँ कि अब आप लोगों ने लॉ ऑफ क्राइम क्यों पूछा। मैं एक सोच रहा हूँ एक एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करूँ यूजीसी को कि आपको लॉ ऑफ क्राइम नहीं पूछना चाहिए था, कि मुझे मेरे हिसाब से अभी भी क्लियर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बीएनएस पर एक एप्लीकेशन यूजीसी को ड्राफ्ट करके मैं भी अपनी तरफ से भेजूं कि आपको, क्योंकि कोर्स में आ चुका था ये नेट, तो अब आप लोगों को बीएनएस पूछना चाहिए। आईपीसी पूछा है, बीएनएस पूछना चाहिए, कि नहीं तो अगर इससे भेजने का फायदा ये हो जाएगा कि हमको नेक्स्ट एग्जाम में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या है। तो ये एक इशू क्रिएट है, मुझे लग रहा है कि मुझे एज अ फैकल्टी ऑफ अ लॉ एजुकेटर आई हैव टू डील विद इट, तो मुझे ये करना चाहिए, तो ये मैं इसमें करूंगा। फैमिली लॉ की यूनिट है, इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट लॉ पर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मैंने सोचा मैंने अभी लिटरली मैं बताऊं, मैंने अभी बिल्कुल जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी जस्ट सोचा कि मुझे लगना चाहिए कि ये इनको क्लैरिफाई करना चाहिए। अब अभी तक मुझे 99% लिटरली बताऊं, इस एग्जाम में बीएनएस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी थी। मैंने 2 से 3 फैकल्टीज को, सीनियर फैकल्टीज से मैंने फोन करवाया अपने कॉलेज से कि सर पता करिए क्या आने की उम्मीद है, क्योंकि जो यूजीसी नेट की बॉडी में कनेक्टेड है। मैंने उनसे भी बात करी तो उन्होंने कहा किसी के पास पेपर नहीं था, तो उन्होंने कहा बीएनएस आने की ज्यादा चांसेस है, हो सकता है कंपैरेटिव आ जाए, लेकिन पूरा तरीके से उन्होंने पूरा आईपीसी दे दिया। अब क्या कंफर्म है कि नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, वी डोंट नो एनीथिंग। तो स्टूडेंट तो डायकोटमी में फंस जाएगा ना, स्टूडेंट तो प्रॉब्लम में है ना इस वक्त कि अब वो क्या करे। अब फिर वही प्रॉब्लम कि आईपीसी आएगी कि बीएनएस आएगा, तो वो तो स्टूडेंट के साथ अनफेयर हो रहा है ना। तो मैं इसको इशू क्रिएट करूंगा, मैं इस पे एप्लीकेशन दूंगा, आरटीआई देखता हूं मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं उसके लिए इस पे मुझे जस्ट अभी मैंने सोचा, पहले से नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगा एज अ फैकल्टी मैं यहाँ पर हूं, मैं एज अ स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं, तो मुझे ये करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, तो मैं ये करूंगा, डेफिनेटली आई विल डू दैट। इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो मैं इस पे काम करूंगा लिटरली, बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे भी स्क्वायर बताऊंगा। ठीक है, तो ये 10 यूनिट है इस पर। देखिए प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपको। सबसे पहले देखिए स्ट्रैटेजी, देखिए यूजीसी नेट की जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे बताऊं तो ये दूसरे जुडिशरी एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है। जुडिशरी जो हमारे एग्जाम है उससे बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच यहाँ फाइंड आउट होती है। वहां पे हम कॉन्सेप्चुअल बहुत चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहने बहुत खराब लग रहा है कि यहाँ फैक्चुअल पे जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर हम लोगों को एज अ कॉन्सेप्ट पे चल रहा है तो बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि अगर आपने लॉ अच्छे से किया है तो आप लोग इजी से एग्जाम कर सकते हो, लेकिन ये लोग फैक्चुअल जाते हैं, तो जो कि बहुत खराब बात है। बट व्हाट वी कैन डू दैट, हम लोगों को तो तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द, सबसे पहला टारगेट कभी भी कोई भी एग्जाम XYZ जुडिशरी का हो या यूजीसी कहीं भी, जो अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की मैंने इस ओरिएंटेशन सेशन में आपके सामने वो क्वेश्चन मैंने फ्रेम करने की कोशिश करी है कि मैंने बताया कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक अप्रोच है। अब आप समझे कि अप्रोच चेंज भी होती रहती है यहाँ पर, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते, वी कांट स्टडी एवरीथिंग, पॉसिबली नहीं, इतना ज्यादा सिलेबस है, हर चीज नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो आए हुए हैं उनका पीवाईक्यू का एनालिसिस और एक थोड़ा सा एक बिगर स्टेप जाके एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं।
कोई हर चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट अगर कॉन्सेप्चुअल होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैक्चुअल भी वो हो जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल यू आर वेरी साउंड, और कॉन्सेप्चुअल तो मैं साउंड बना दूंगा आपको, कोई इसकी दिक्कत नहीं, बट फैक्चुअल में तो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेमोराइज द थिंग। जितनी आपको मैं हो सकेगा मैं आपको ट्रिक देने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे पॉसिबल्स है मैं वो कोशिश करूंगा आपको बेटर से बेटर करने की, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर दे आस्किंग, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको किस टाइप ऑफ क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली टेल यू। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, हर एक यूनिट में कभी कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप चाहिए आप इंटरनेशनल लॉ के यूनिट्स में, तो इंटरनेशनल लॉ के यूनिट्स में जाएंगे तो रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल और म्युनिसिपल लॉ का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इस बार से 2 बार से एग्जाम नहीं आया है, अदरवाइज टू 4 to 5 एग्जाम डेफिनेटली हर एग्जाम में वो क्वेश्चन मिला ही मिला है टीचर स्टूडेंट्स को, कि किस इंटरनेशनल लॉ की क्या प्रिंसिपल है, किस पे थ्योरी ऑफ मोनिज्म पे बेस है, कि थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म पे बेस है, किस ऑथर ने किया, किस जूरिस्ट से वो लाऊंगी, तो मतलब उनका फेवरेट टॉपिक था, तो वो हम लोगों को करना पड़ेगा। एक आपको तीसरा टाइम मैनेजमेंट, आपको एक टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। देखिए लास्ट के मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं वेरी वेल, लेकिन मई के समय में आप कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी, क्योंकि लॉ में क्या होगा ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो लॉ के लिए तो डेफिनेटली बिलोंग करता है। आपको पीवाईक्यू पढ़ते रहोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन लेस प्रोबेबिलिटी है आपको मिले, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि जो क्वेश्चन आप एग्जैक्ट पढ़ के जाए वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमें नए क्वेश्चन, हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम से कम 100 क्वेश्चन मैंने लगाए हूं, तो आई विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं एग्जाम में। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स की तैयारी में बैच में देखा, स्टूडेंट्स का वो स्टूडेंट लास्ट में पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, तो वो पैनिक ना क्रिएट करिए आप लोग, उस हिसाब से करेंगे हम लोग, और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एट ऑल लेवल आई विल हेल्प यू। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, देखिए आपको मैं बताऊं यूजीसी नेट में, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन यूजीसी नेट विदाउट नोट्स कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो सब बकायदा उसके नोट्स बनाइए, वो तो बना ही, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, कि जो जैसे अब मैंने आपको कन्वेंशन बताया, तो कन्वेंशन में मैंने जो आपको एक तरीका, जैसे मैंने आपको मान लीजिए कोई कन्वेंशन बताया, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी बताया, अब मैंने आपको बताया ईयर ये है, इससे रिलेटेड ये चीजें, मैंने उसमें से आपको कुछ 30-40 वर्ड्स बता दी, 30-40 या 2-3 लाइन बता दी, तो आप उसको जल्दी से लिख लीजिए। अब लिखने के बाद ये आपने नोट्स बन गए। अब इसके बाद एक आप शॉर्ट नोट्स बनाओ कि पेटेंट कॉपीराइट ट्रीटी मेन पर्पस क्या है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, मान लीजिए पेटेंट से रिलेटेड लिख लिया, दूसरा किस ईयर में आया, बस ये। इस तरीके से जो आपके जो नोट्स है, मान लीजिए अब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, तो कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत नहीं, यू हैव और अ बेयर एक्ट, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई थ्योरेटिकल जैसे इंटरनेशनल लॉ मैंने आपको पढ़ाया, आपके पास मान लीजिए आपने मेरे क्लास चलते चलते 40 पेज के आपने नोट्स बन गए आपके पास। अब आपका क्या काम रहेगा, इन 40 पेजेस को रिवाइज करिए दूसरी बार, उसको बाद उसको आप ऐसा प्रैक्टिस कुछ बनाइए कि उसको आप 3 पेज में उसको कन्वर्ट कर, 4 पेज में मान लीजिए उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कि लास्ट के समय में अगर ये जो थ्योरी वाली यूनिट्स है उनको आप इस तरीके से रिवाइज करिए। जैसे अब मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ में ओपन, आप विनफील्ड की डेफिनेशन पे जाइए, मैंने आपको विनफील्ड की डेफिनेशन याद करा दी, कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, प्राइमरी ड्यूटी फील्ड फिक्स बाय द लॉ है। जैसे विनफील्ड टॉर्ट में आएगा, टॉर्ट में क्या कहते हैं, फिक्स बाय द लॉ है, तो फील्ड से मैंने आपको अगर ट्रिक बताई है, फील्ड जहां फील्ड की डेफिनेशन में फिक्स्ड बाय लॉ आएगा, तो अब आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए विनफील्ड फिक्स बाय द लॉ। प्रॉपर नोट में तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए, लेकिन उस 4 पेजेस के नोट में फील्ड फिक्स बाय द लॉ रिवाइज करिए, कि फील्ड की जैसे डेफिनेशन आएगी फिक्स बाय लॉ अगर हमको जैसे दिख जाएगा मतलब इट इज विनफील्ड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताते रहिएगा। कोई आवाज में कोई मैं फास्ट चल रहा हूं तो प्लीज फील फ्री टू टेल मी एवरीथिंग, आई एम ओके विद इट, ठीक है। इस तरीके से आपको कंसाइज नोट, तो आपको एक नोट्स तो क्लास के साथ बनाने ही बनाने हैं, उसको तो आप कतई भी स्किप नहीं कर सकते, उसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाने, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपको एग्जाम के बहुत करीब ले जाएगा। लास्ट में जो 1 से 2 क्वेश्चन की गलतियां करते हैं, वो आपकी गलतियां शॉर्ट नोट्स बचाएंगी आपको, और आपको जो आपके यूजीसी नेट की छोटी छोटी चीजें वो आपको बताएंगे, ठीक है।
मॉक टेस्ट की बात करें, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग, ठीक है, मॉक टेस्ट की बात करें, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए टू एनालाइज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहिए कि आपने रेगुलर, अब आपको जैसे ही आप लोग एग्जाम दिया या आपको लगता है कुछ मेरी तैयारी हुई है, तो आप लोग क्वेश्चंस को लगाइए। मॉक टेस्ट ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है, कभी आपका मन किया तो आपने लगा लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना प्रैक्टिस करिए। आप जैसे क्या होगा, आप जब मैंने सेशन लूंगा, सेशन के तुरंत थोड़ी ही देर में, एक सेकेंड, जैसे मैंने आपको सेशन लिया, कोई भी टॉपिक पढ़ाया, उसके शाम तक उसकी डेली क्विजेज आ जाएंगी आपको। जैसे मैंने आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मान लीजिए पढ़ाया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ, उसकी डेली क्विज आपके ऐप में अपलोड कर दी जाएगी। तो उन क्विज को जरूर लगाइए। मान लीजिए उसमें से 10 में से आपके 8 क्वेश्चन सही हैं, तो उसको कहीं पे लिख लीजिए, अगली बार फिर से कुछ दिनों में लगाइए। तो ये जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, इट विल हेल्प यू क्लियर द जेआरएफ। मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आपको स्किल्स देगा, लेकिन जो आप क्वेश्चन जो एग्जाम निकालेगा ना, तो ये क्वेश्चंस निकालेंगे आपके एग्जाम, ठीक है। और इसके बाद डेली कुछ लगा लिया। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप मान लीजिए आप एक बुक ले लीजिए यूजीसी नेट की, जहां पर उन्होंने क्या किया हो कि पीवाईक्यू को डिफाइन अलग कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक जगह दिए गए हैं। एक यूजीसी नेट की पीवाईक्यू की बहुत सारी बुक भी आती है, एक आती है पूरे ईयर वाइज। तो मेरे साथ ईयर वाइज ना लेके आप सब्जेक्ट वाइज लो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने क्वेश्चन अभी तक मान लीजिए 300 क्वेश्चन आए, वो एक जगह लिखे होंगे कॉमर्शियल लॉ के, उनको आप मेरे साथ लगा लीजिए। जैसे मैंने यूनिट खत्म किया, आपने पूरे 300 क्वेश्चन लगा लिए, उसको आपको क्या फायदा मिला, उसको आप उससे आपको पैटर्न पता चल गया कि आपका यूजीसी नेट में क्या पैटर्न है। और अब आप पढ़ के आए हैं, यू हैव स्टडीड विद मी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कमर्शियल लॉ आपने 10-15 दिन मेरे साथ पढ़ा है, तो आप क्या क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कर पा रहे हो तो ठीक। मान लीजिए उसमें 90% क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया। नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आपको डाउट है, उसको टिक लगा ली, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट राउंड में कर दिया। तो उससे फायदा ये होगा, आपको एक बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे आप, और आपको पैटर्न पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से, मेन पता होना भी नहीं चाहिए ना स्टूडेंट को कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जाम, स्टूडेंट शुड नो दैट। तो आपको खाली पीवाईक्यू एनालिसिस से ही वो समझ में आएगा, ठीक है। अब या फिर आप और भी कर सकते हैं। अब जैसे उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, आपके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं की कोई यूजीसी नेट की कहीं की बुक होगी, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के रिवीजन के लिए क्वेश्चन लगा लीजिए। इनका देखिए सिलेबस इन्होंने जरूर आप इनको बता दिया, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो वहां लिमिटेड कुछ टॉपिक डिफाइन है, लेकिन कभी कभी विदाउट टॉपिक भी आ जाता है। तो आप लोग वो भी एक बार रिवाइज करते चलिए, क्वेश्चन लगाइए। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट कोई आपके पास पहले की बुक, क्वेश्चन लगा डालिए, तो उससे भी आपको भी अपना लेवल समझ में आएगा, चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पढ़ाया है, आप मान के चलिए डेली क्विज आपको लगानी है। देखिए 3 लेवल पे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। एक, डेली क्विज लगानी है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए या वो करना है। अगर आप लोग ये सब चीजें कर लोगे तो आई कैन कंफर्म, मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं कि आपको जेआरएफ मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या है, इसमें से एक चीज फॉलो करेंगे, एक चीज नहीं फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में सब फॉलो करेंगे, धीमे धीमे कम होने लगेगा, तो वहां से जेआरएफ की जर्नी थोड़ी टफ हो जाती है। अगर अब आप लोगों ने मेरे साथ ये बैच ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मेरे फेथ रखिए। अगर आप अब मेरी बातें मानोगे 100%, तो मैं आपके सामने 100% अवेलेबल हूं, ये बात मान लीजिए। जितना आपको जेआरएफ करना चाहते हो, उससे ज्यादा मेरी इच्छा है कि आपका जेआरएफ हो जाए। एक टीचर का इससे बढ़िया कोई भी, सही बता रहे हैं, मैं ऑफलाइन में हूं, लेकिन मुझे ऑनलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है। देखिए मुझे मुझे एक कोई सर्कल पे नहीं, मुझे भी सर्कल पे नहीं, आप विदाउट सर्कल आप बहुत लोगों को गाइड कर सकते हो। अभी मैं गाइड कर रहा हूं केवल अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को। आई एम वेरी हैप्पी, वहां मुझे अच्छा लग रहा है। बट मुझे ये, मैं दोनों जॉब करना चाहता हूं लिटरली। ऑनलाइन के अपने भी मजे हैं, ऑफलाइन के भी अपने मजे हैं। क्योंकि मैं जो कॉलेज में हूं, कानपुर का प्रेस्टिजियस कॉलेज है। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं, आप सभी लोग जो मैं बातें कह रहा हूं, तो आपको कैसे लगाने, 2 रोज डेली क्विजेस लगाने हैं। क्वेश्चन पेपर या सब्जेक्ट होने के बाद मान लीजिए, अब जैसे आपको पहला डेली क्विज लगानी है, लगा लिया।
दूसरा, मान लीजिए कॉमर्शियल लॉ 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फिर एसोगा है, फिर इंडियन पार्टनरशिप, फिर एनआई एक्ट है। तो अब आपने क्या किया, कोई बुक ले ली रेफरेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चन लगा लिए उससे। फिर मैंने एनआई एक्ट पढ़ा है तो एनआई एक्ट के क्वेश्चन लगा लिए, इस तरीके से क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद लेटर ऑन, फिर जैसे पूरी यूनिट खत्म हो जाए तो जो मैंने आपसे बताया कि जो पीवाईक्यू आए कॉमर्शियल लॉ के पूरे, वो लगा लो। तो 3 स्टेप के आप क्वेश्चंस यहां पे लगा के आप एक यूनिट के 500 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिल जाएगा उसका। तो उस तरीके से आप करेंगे, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब वॉट यू हैव टू डू, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लॉ वालों का लॉ तो अच्छा होता है। आप तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ हो और हम लोग तैयारी करेंगे, आपको मैं 70-20 क्वेश्चन पे ले जा पाऊंगा। लेकिन पेपर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ वालों का अगर आपने पेपर 1 में कमांड कर लिया, 35 क्वेश्चन, 35 से 40 के रेंज में अपने आप को ले आए, तो आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, आपको ज्यादा मिलवा दूंगा मैं, ठीक है। आप अगर कहते हो विदाउट पेपर 1, विदाउट डीआई, विदाउट अ पेपर लॉ कर लोगे और आप क्वालिफाई कर लोगे, तो बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जितना आप पेपर 2 को समय दे रहे हो, उतना ही पेपर 1 को भी समय दीजिए अपना। पेपर 1 कोर्स ले ले तब भी ठीक है, नहीं लिया तो जैसे भी आप करना करिए उसको, तो उसको छोड़िए नहीं। विदाउट पेपर 1 इट इज सो डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम, लिटरली ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। मेरा था, मैंने जब दिया था मेरे 2 नंबर से जेआरएफ नहीं रुका था उसका, क्यों? क्योंकि पेपर 1 बहुत मेरा था, वीक था। पेपर 2 मेरा बहुत बढ़िया है। पेपर 1 मेरा मेरा मन नहीं करता, लिटरली मेरा मन नहीं करता पेपर 1 पढ़ने, क्योंकि मेरे पास लॉ के टाइम नहीं मिलता है। अभी मैंने बीएनएस पढ़ाया है कॉलेज में, अभी अभी 2 सीआरपीसी, दोनों एविडेंस दोनों मुझे दिए गए हैं, क्योंकि नए लॉ मुझे दिए जा रहे हैं, तो मुझे उसमें भी काम करना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। मल्टीपल रिवीजन, आपको सिलेबस का आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। मान लीजिए कॉमर्शियल लॉ अभी मैं 15 दिन में खत्म कर दूंगा, तो अब आपको ये टाइम है 15 दिन बाद फिर से आप मैंने खत्म कर दिया, उसके बाद फिर 15 डेज फिर से एक बार कॉमर्शियल लॉ का रिवीजन कर दीजिए। लेकिन पहली बार आप कोई चीज पढ़ेंगे तो 1 मंथ लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो हमेशा कम समय, ऐसे कम होता होता फिर आप लिटरली एक समय पे आ जाएंगे, एक दिन में कॉमर्शियल लॉ पढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने पहले से पढ़ रखी होंगी चीजें, मैं एज्यूम करके चलता हूं, नहीं भी पढ़ा तो बताते रहिएगा, मैं करता रहूंगा। और प्लीज मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइव अटेंड करिए। सेशन को लाइव अटेंड करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं हर चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन नहीं समझ में आना, वो इट नॉट पॉसिबल इन माई क्लास। मुझे इतना पता है कि मैं आपको समझा लूंगा, लेकिन बस आपसे ये एज्यूम है कि आप लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चंस पूछो। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछो, कोई सर डाउट है, सर आपको ये चीज समझ, बिल्कुल आप बेझिझक अच्छा समझ में नहीं, फिर से समझाइए, तो आई एम हियर टू आंसर यू। लेकिन अब आप पूछोगे नहीं तो आई एम नॉट। अब मेरे पास देखिए ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम लोग क्या करते हैं, जो टीचर्स, तो स्टूडेंट्स की आपको समझ में, उसको नहीं समझ में आए। लेकिन अब आप लोग ऑनलाइन है, तो अगर आप लोग इतनी सी बस खाली मेरी हेल्प कर दें कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकें और लाइव में अगर रहना स्टार्ट कर दें, तो मैं गारंटी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी किसी सब्जेक्ट में। मुझे भी इंटरेस्ट आएगा कि स्टूडेंट है, अगर आप उसको लाइव नहीं करोगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, तो आपका जरूर टाइम बचेगा। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम, अगर आपके माइंड में एक डाउट रह गया तो फिर रह ही जाता है वो। मैं लिटरली बताऊं, लाइव में रहेंगे, तुरंत आपने मैसेज सर ये बताइए, तो आई एम वेरी वेल, आई हैव टू आंसर। नहीं होगा मैं अगले दिन कह दूंगा सर ठीक है बेटा मैं कल बता दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं, जिस दिन मुझे लगा कि मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा, उस दिन मैं क्विट कर दूंगा ये जॉब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्यों आया हूं, मुझे यहां समझाना है, मैं चाहता हूं, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता है कि आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझा, आई कैन रिलेट विद यू, मैं आपसे रिलेट कर सकता हूं। लेकिन अब आपको बस ये आपसे मेरा प्रॉमिस करिए, कुछ भी करिए, आप लाइव अटेंड करने की बात करिए। मोस्ट प्रोबेबली आप पूरी कोशिश करिए लाइव सेशन अटेंड करेंगे, और दूसरे कोई सेशन लेफ्ट नहीं करिएगा, कोई सेशन छोड़िएगा नहीं। इन केस बहुत प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। लेकिन विदाउट खाली कोई क्लास स्किप ना करिएगा। मैंने आज तक मैंने बताऊं, मैंने राहुल साइये से मैंने तैयारी करी जुडिशरी। राहुल साइये कोचिंग आपको पता होगा, जुडिशरी की कोचिंग है, इंडिया की बेस्ट कोचिंग है। तो मेरे साथ तो 1 साल बहुत, मतलब 3 से 4 मंथ तो मेरा मतलब बहुत ही स्थिति खराब थी, मैं वो क्या बताऊं, आई एम सीरियस मेडिकल इश्यूज। लेकिन मैंने राहुल आईएएस की एक एक क्लास चल करी है,
कैसे करी है मैं जानता हूं, मैंने जिस तरीके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से मैंने करी, लेकिन मैं सारी क्लासेस करी है। उस कंडीशन में थे आपको मैं बता दूं तो आप कहोगे सब कैसे करी है। एक मैं ऐसे स्टेज पे आ गया था, मैंने वो मेरी फैमिली ने कहा क्विट कर दो, हमने कहा मुझे क्विट नहीं करना है, मैंने एग्जाम अलग कर दिया, मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे केवल पढ़ना है। क्योंकि राहुल साहिब जिस लेवल पे मुझे पढ़ाया गया वो कहीं किसी भी लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, लिटरली नहीं पढ़ाया जाता। जितने एनएलयूज आप हो आइए, तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप एनएलयूज के नहीं, आप उसकी बेनिफिट, मैंने राहुल साहिब से जो पढ़ाई करी वो किसी भी एनएलयूज में नहीं पढ़ाया जाता, वो आप चिंता मत करिए। जो लेवल पे मैंने पढ़ा, जो लेवल पे चीजें हैं वो है। तो इज द बेस्ट कोचिंग, सब तो चीजें थी हम लोगों ने पढ़ा। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आई एम वेल वेल कैपेबल टू क्लियर योर डाउट। और दूसरी बात मेंटल रिवीजन की बात करते हैं। ये सबसे लॉ में, ये मैं आपसे कहूं रिवीजन का या फिर एग्जाम निकालने का सबसे ज्यादा केस इसका है मेंटल रिवीजन। मेंटल रिवीजन ही आपको सब कुछ देगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया है तो यू हैव टू रिवाइज मेंटली कि सर सेक्शन 1 रात में सोने से पहले एक बार आप गए, सेक्शन 2 क्या है, 2A पे प्रपोजल है, 2B पे प्रॉमिस है, 2C पे प्रॉमिसर प्रॉमिस, 2D पे कंसीडर। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अब तो ये क्या कर रहे हैं, सेक्शन की क्रोनोलॉजी पे जा रहे हैं। सेक्शन अब आपको याद करना पड़ेगा कि सर वो फंडामेंटल ड्यूटी की पूरी पोजिशनिंग याद करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ट्रिक बनाई जाएगी। 8 से एबिड है, B से भारत है इंडिया, C से चैरिस है, D से डिफेंड करना है कंट्री को। इस तरीके का आपको रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपेयर शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाइए, विदाउट शॉर्ट नोट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू क्लियर द एग्जाम। तो मैंने कहा टीचर पे फेथ रखी, आई एम विद यू। अब आप 4-6 महीने पूरा जब तक मेरे साथ हैं, जब तक हम लोगों की क्लासेस है, फुल फेथ रखी। जो चीज चाहिए आप मुझे बताइए, सर ये करना है तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। नहीं है फिर से मुझे पिन करिए, बिल्कुल मैं करूंगा। आई एम हियर टू गाइड यू। अब देखिए जैसे क्या कर रहे, एक चीज मैं आपसे ये भी कह दूं कि जैसे मैंने कोई भी एक्ट पढ़ाया या आपने कोई एक्ट पढ़ा, तो एक मेरी कॉपी के पीछे अपना एक पेज बना लीजिए जहां पे सारे एक्ट के एक्ट और उसके ईयर इस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके की हम लोग सारी चीजें तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग जैसे अभी आप पढ़ेंगे कम से कम 100 से 100 100 to 125 एक्ट्स हो जाएंगे। तो आप इसको बना लेंगे तो आपके लिए फायदा मिलता रहेगा। तो साथ साथ बना लेंगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया, इसकी बताइए किस ईयर में आया है, तो आपको रिवीजन इन सर्टेन ड्यूरेशन। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा दिया, अब आप लोग के पास अपना काम, अब मेरे पास फिर तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब आपके पास फिर है 15 दिन में फिर से आप रिवाइज कर लो कॉन्ट्रैक्ट को, फिर से आपके एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में या फिर आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज सेव होने लगेगी, तो आपको एग्जाम में फायदा मिल जाएगा। वही प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर ईच कंप्लीट, हर एक एक्ट कंप्लीशन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, मिल जाएगा। टेक बुक यूनिट भी, उसके बाद आप लगाने के बाद एक पीवाईक्यू प्रैक्टिस की बुक लीजिए, कॉमर्शियल लॉ पे सारे क्वेश्चन है वो लगा लीजिए। इस तरीके से करिए, फायदा मिलेगा। अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इतनी चीजें क्लियर है आप लोग को, बताइए कोई डाउट? ये जितना मैंने बताया उतना उसमें आपको कोई डाउट है अभी तक? और कोई नए स्टूडेंट्स लाइव आए हैं तो प्लीज जरूर चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी मैं आपको कोर्स पढ़ाऊं या आप पढ़िएगा, मेरा भी फोकस यही रहेगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम हम लोग उसी हिसाब से पढ़ें। क्योंकि अगर मान लीजिए जूरिस्प्रूडेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप लोग क्या भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, मेरा भी ये, आप लोगों का भी उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने जूरिस्ट पढ़ाया, आई हैव टॉट यू जूरिस्ट, मैंने आपको जूरिस्ट पढ़ाया, ठीक है। तो जूरिस्ट बिलोंग, आपको जैसे मैंने पढ़ाया, तो अब किस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जैसे जूरिस्प्रूडेंस में बात करें तो मैं जूरिस्प्रूडेंस तो मैं तो पढ़ाऊंगा, तो मैं पहले आपको एनालिटिकल स्कूल उठाया, एनालिटिकल स्कूल का बेसिक पर्पस पॉलिसी बताया, और आपको सही बात, जूरिस्प्रूडेंस तो मजा आने वाला है पढ़ने में, अलग लेवल का जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे हम लोग।
तो एनालिटिकल स्कूल मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, एनालिटिकल स्कूल मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, तो पहले एनालिटिकल स्कूल का बेसिक पर्पस क्या है, किस वजह से हुआ, इसके दूसरे नाम्स क्या हैं, फिर इसके हम लोग सारे इस पे चलेंगे, जर्मी बेंथम क्या क्या कहते हैं, ऑस्टिन क्या कहते हैं, उन सब चीजों पे हम लोग चलेंगे। तो अब आपका क्या काम होगा, मैंने पढ़ा दिया, अब आपको एक अलग से चार्ट बनाइएगा, अलग से एक बनाइएगा। आप लोग ने बनाया कि कौन से जुडिस किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये एक अलग से चार्ट बनाया कि मान लीजिए कौन से कैल्सन, एक एक मिनट, ये शॉर्ट शॉर्ट तरीके ना यही आपको एग्जाम में बहुत फायदा करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए यहां जूडिस लिख लीजिए, एक जूडिस्ट, स्कूल्स और उनका ईयर, बॉर्न ईयर, इस तरीके से मान लीजिए कैल्सन है, तो कैल्सन, ये आगे मतलब मैं आपको पढ़ा दिया, वो आपने अपने यहां पर एक अपने एक अलग से पेज में आपने शॉर्ट नोट इस तरीके से बना लिए, ये आपको एग्जाम में फायदा करेंगे। जूरी, क्योंकि ये फैक्चुअल हमारा है, जूरिस कैल्सन, फिर इनका स्कूल क्या है, एनालिटिकल स्कूल मान लीजिए है तो एनालिटिकल स्कूल लिख लिया। अब कैल्सन बॉर्न कब हुए थे, ये इस तरीके से आप मान लीजिए एक पेज में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप इस पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आराम से क्रैक होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों को पढ़ने, और उस क्वेश्चंस को किस तरीके से हम याद रखें कि एग्जाम में कर सकें। पता तो होता है हमको ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से हम एग्जाम में वो क्वेश्चंस करें, और वो किस तरीके, तो अगर ये जूरिस्ट का क्वेश्चन आता है कि कौन, सबसे पहले क्वेश्चन एक आना चाहिए, आता है कि किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो हो जाएगा। ईयर का बहुत क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ाऊंगा कि कैल्सन की क्या क्या पॉलिसीज थी, कैल्सन क्या है। अब ये शॉर्ट ट्रिक आपको उसको आपको एक पेज में कन्वर्ट कर लेना है, तो वो हो जाएगा। जुडिस्ट को बॉर्न ईयर ऐसे हो गया। आप इसको क्रोनोलॉजी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए कि 1722 में वो आए, 1728 में ये आए थे, इस तरीके से। जुरिस्ट की इंपॉर्टेंट बुक का एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जुरिस्ट की इंपॉर्टेंट बुक, और अगर इफ पॉसिबल तो बुक का भी ईयर, अगर वो उसका ईयर कहीं मेंशन है तो वो भी लिख लीजिए। जुरिस्ट की फेमस सेइंग्स आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसने कहा सोशल इंजीनियरिंग, या क्या ऐसी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, सब भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा, मेरा ये देखिए, मैं लोग हमेशा कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस याद करो, मैं आपको कोशिश करूंगा, हो सकता है मे बी मैं उस कोशिश में सक्सेसफुल हो पाऊं, मैं आपको उसकी माइंडसेट बताने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने प्योर थ्योरी क्यों कहा। मैं कोशिश करूंगा अगर माइंडसेट मैं आपको बताने में 50% भी कैपेबल हो पाया और आप समझ पाए, तो यू विल लव जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। क्योंकि आप लोग एलएलएम ऑलरेडी, एलएलबी एलएलएम करके आए हुए हो यहाँ पर, तो आई एम वेरी वेल अवेयर दैट कि अभी आप लोगों को जूरिस्ट मैं आपको समझा लूंगा। हाँ, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स होते हैं, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चाहिए, उन लोगों को क्रिमिनल लॉ चाहिए, उनको कुछ सब्सटेंटिव क्या पार्ट चाहिए, या तो बेयर सब्जेक्ट चाहिए, ये थोड़ा बोरिंग, लेकिन आप लोग कर लोगे डेफिनेटली। तभी मैंने सेकंड को अपने जूरिस्प्रूडेंस को लोग एंड में रखते हैं, लेकिन मैंने उसको सेकंड टॉपिक में रखा है अपने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर यूनिट की अप्रोच अलग है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट मेन फोकस है। अगर हमारा बात करें तो 4 to 5% केवल और केवल फंडामेंटल राइट से आते हैं एग्जाम में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के एक एक प्रोविजन, मतलब बेयर एक्ट का एक एक चीज को, आपको कौन सा अमेंडमेंट कहां से हुआ, किसने क्या क्रोनोलॉजी कही है, क्या क्रोनोलॉजी में चीजें हैं। एक बार याद होगा रिट्स का आ गया था सेक्शन 32, किस तरीके से रिट लिखी, हैबियस कॉर्पस पहले है कि प्रोविजन पहले है कि को वारंटो पहले है। तो इस टाइप की चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट में बहुत आपको भी समय देना, मेरा ही फोकस रहेगा, और वो ज्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद डीपीएसपी ठीक है रीड आउट करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी क्रोनोलॉजी लगाने को आ रही है इस तरीके से। तो सारे जो लैंडमार्क केसेस हैं उस पर काम करेंगे और उसके ईयर्स भी याद रखेंगे और कोशिश करेंगे उनके जो जजेस हैं वो भी बेसिक याद कर लें, तो क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। और फिर आप लोग भी कोशिश करिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो जाए। फंडामेंटल ड्यूटी क्रोनोलॉजी लगाने को आती है कि ए पे क्या है बी पे क्या, उस तरीके का, तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन बहुत पूछने को आती है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। नहीं मैं आपको बता नहीं रहा, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। आई विल टॉट यू अ लॉट। ये केवल थोड़ा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो मैं आपने बताया। रिट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसमें भी केस लॉस का बहुत इंपॉर्टेंस है। पब्लिक इंटरनेशनल हम लोग जो बहुत स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजीसी नेट स्किप नहीं कर सकते। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में केस लॉ का अपना ही इंपॉर्टेंस है, तो उसके आपको केस लॉस पता होने चाहिए, क्या बेसिकली हेल्ड हुआ है, वो किस केस लॉ किस कहाँ कब का ईयर है वो आपको ध्यान में रखना है। और विच कोर्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दिया है कि कौन सी कोर्ट ने दिया, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस तरह तीन तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। हेल्ड पोर्शन क्या है केस लॉ का, वो डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे क्वेश्चन आता है, और सिर्फ बहुत सारे रिलेशनशिप पे आते हैं, तो ये सब चीजें मैं करेंगे हम लोग। आईपीसी में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाने को आ जाता है कि थेफ्ट पहले है कि मर्डर पहले है, तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस की पनिशमेंट आती है, तो पनिशमेंट के लिए चार्ट बनाइएगा आप लोग, मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग चार्ट बनाइएगा कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। जितना हो सकता है मैं कराऊंगा, लेस रेस्ट आप लोग भी करिएगा, जितना मैं हो सकता है मैं बेस्ट कराऊंगा आप लोगों को। तो केस लॉ के जो इसमें आईपीसी में ये जाता था, ये लोग अंदर नहीं जाते हैं, दे आर नॉट वेरी टफ केसेस। ये लोग बेसिकली केसेस की बात करें तो वो लोग बेसिक ये लोग क्या करते हैं कि बेसिक जो मेजर केस लॉज है, मेन केस लॉ, उसी पे क्वेश्चन पूछते हैं और वहां क्रोनोलॉजी लगाने को आते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट में बात करें तो लैंडमार्क केस ऑफ टॉर्ट की क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाती है, तो वो करना है। अब देखिए कोर्स में जाएंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 से आता है, तो ये भी चीज है। कॉमर्शियल लॉ की बात करें सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ हम लोग करेंगे। सेक्शन 1 to 75 बहुत प्रॉपरली करना है, अदरवाइज चीजों को हम लोग रिविजन फॉर्म में करें। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक क्वेश्चन आता है, तो उसका हम लोग बेसिक थोड़ा सा आइडिया लेके खत्म करेंगे उसको, ठीक है। फैमिली लॉ की बात करें, सारे बेयर एक्ट्स का हमको पढ़ने हैं, उसमें सारे बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं। अब आपको डाइवोर्स के ग्राउंड से क्रोनोलॉजी लगाने को क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस तरीके की चीजें हम लोगों को करना है। इन्वायरमेंटल लॉ की बात करें, ह्यूमन राइट की लॉ की बात करें, ऑल इंटरनेशनल कन्वेंशन, सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं वो हम लोग करेंगे, ये सब चीजें हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड आईटी लॉ की बात करें, सेक्शन 2 ऑफ द आईटी एक्ट, सेक्शन 2 जो है आईटी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से करना है। आईटी एक्ट की प्रोविजन सेक्शन 66 से जो पनिशमेंट स्टार्ट है वो अच्छे से करना है। सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन जो आईटी एक्ट के थे, सारे एक्ट्स का हम लोग बेसिक पेटेंट एक्ट का बेसिक पर्पस पॉलिसी समझेंगे, कुछ क्वेश्चन सेक्शन बेसिकली करेंगे, ज्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे पेटेंट लॉ कॉपीराइट में। बेसिक चीज क्यों पेटेंट आया, क्या पेटेंट का पर्पस है, क्या उसका कुछ प्रोविजन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी, यूनिट 10 की बात करें तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की बात करें एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से, तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में कंपैरिजन, यूएसए की और इंडिया में कंपैरिजन बड़ा ही कॉमन है, करेंगे कि वहां पर किस तरह की गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ का कौन से गवर्नमेंट है, कि ये सब चीजों का डिस्कस, उनका अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या, हमारा तो हमको पता है, तो उनका भी अमेंडमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। इवन यूएसए यूके सबका अमेंडमेंट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा फास्ट है, उसको करेंगे आराम से, ठीक है। अब किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं आपको बेसिकली बताऊं। मैंने यूनिट को उस हिसाब से किया कि आप लोगों को एक थोड़ी सी टफ, एक थोड़ी सी इजी, इस टाइप से मैंने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी है। थोड़ा एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा बीच में नॉन इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, इस तरह की चीजें मैंने एड ऑन करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉमर्शियल लॉ पढ़ाऊंगा। ये मान लीजिए 14 to 15, मैंने अभी क्लास ये मान लीजिए आपकी, मैं शेड्यूल में बनाया शायद ये 12 क्लासेस लेगा कॉमर्शियल लॉ। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद ये इजीली हो जाएगा, जल्दी से 7 क्लासेस से अंदर हो जाएगा। फैमिली लॉ में टाइम लग सकता है, 2 वीक लग सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में भी टाइम लग सकता है, 2 वीक ले सकता है। लॉ ऑफ टॉर्ट बात करें तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी आराम से हो जाएगा, ये मान लीजिए 10 डेज में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट लॉस पे चलेंगे। फिर हम लोग आईपीआर एंड आईटी एक्ट लॉ में चलेंगे। फिर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे चलेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ बैंक। तो ये हमारा में टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा इस तरीके से। मैंने 3 यूनिट की क्लासेस तो आपको ऑलरेडी, आप लोग जाएंगे तो आपको मैंने शेड्यूल में अपडेट कर दिए कि कब कौन सी क्लासेस लेंगे। टेंटेटिव शेड्यूल है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज होता चले। और अगर आप लोगों को कोई यूनिट पहले चाहिए होगी तो हम लोग उस यूनिट को पहले भी ले आएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, जैसा नीड जरूरत होगी वैसा कर लेंगे। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों का डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए आप लोग। हाँ बताइए, अब आप लोग क्या क्वेश्चन है आप लोगों को, इस तरीके से मुझे पढ़ाना है और आप लोग कुछ बताइएगा तो कुछ यूनिट्स को हम लोग ऊपर भी कर लेंगे, हो सकता है तो आप लोग बताइएगा तो इनमें से ये 1-2 यूनिट्स हम लोग पहले भी कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ी पब्लिक इंटरनेशनल बड़ी यूनिट्स है तो मुझे लगा पहले कर लें, नहीं अगर आप लोग चाहेंगे तो पहले भी हम लोग यूनिट्स को पहले कर सकते हैं। आप बताइए आप लोगों को क्या डाउट्स हैं सेशन को लेके, कुछ कोई क्वेश्चन हो कोर्स को लेके। और क्लासेस की हम लोग देखिए टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग रोज क्लास का सेशन रहेगा 7:30 इवनिंग में, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे को सेशन 8:30 पर होगा। अदरवाइज मंडे टू सैटरडे सेशन होगा 7:30 बजे, ठीक है। सैटरडे को हम लोग डाउट के सेशन रखेंगे, पूरे वीक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका डाउट क्लियरिंग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के फॉर्म में भी, अगर आपके डाउट्स नहीं है तो हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे, तो इस तरीके से। अदरवाइज क्लास का सेशन 7:30 बजे रहेगा। 1 घंटे 1 घंटे 15 मिनट तक की क्लासेस का टाइमिंग रहेगा। उसके बाद यूट्यूब पे 9 बजे मैं क्लास लेता हूँ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 7 बजे भी करेंगे। संडे को अभी क्लासेस नहीं है इसलिए जब जरूरत पड़ेगी संडे को भी हम लोग क्लासेस करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली मैसेज मी ऑन द चैट बॉक्स। If you have any question, you can also ask. बताइए और कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बताइए। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट आज ज्वाइन करा हुआ है या जो है, आप लोग प्लीज मुझे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा मेरे टेलीग्राम पर, या तो आप लोग ग्रुप में भी अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। नॉट फ्रॉम टुमारो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। आई हैव ऑलरेडी अपडेट यू, आई हैव ऑलरेडी गिवन शेड्यूल, यू कैन चेक इट आउट। तो हम लोग क्लास को मंडे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आंसर की आई हुई है, मुझे आंसर की पे भी काम करना है और लगभग शेड्यूल थी चीजें। तो अब जैसे आंसर की आई है, आंसर की में बच्चों, प्रीवियस बच्चे, उनके भी कुछ सजेशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी टैकल करना है। तो मंडे से हमारा प्रॉपर सेशन रहेगा विदाउट एनी गैप। और हाँ, कुछ चीजें आपको मैंने और बताई थी। हाँ, एक चीजें और देखिए, क्या करूंगा मैं, कोशिश करूंगा आपको, मैंने जहां तक मेरी चांसेस है मैं आपको कोशिश करके, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बेयर एक्ट पूरा आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, यू हैव अ गुड, आप तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन की कहाँ से एलएलबी करी, कहाँ से एलएलएम किया है, और प्रीवियस अगर नेट आपने दिया है, कितने नंबर आए हैं, किस कौन सा आपका अटेम्प्ट, सब चीजें जितना आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे सकेंगे मुझे प्लीज दीजिएगा, ताकि मैं आपको समझ पाऊं कि आप यहाँ पे लेवल पे हो, किस पे मुझे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए,
तो मेरे लिए चीजें इजी हो जाएंगे आप लोग। तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आपको जैसे केस लॉस बताया, तो केस लॉ का मैं आपको जनरल चीजें, मैं आपको फैक्ट्स हल्के से, मैं ओरली थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता दूंगा। और मेनली केस लॉ में क्या है कि मेनली अगर हम लोग देखें, हम लोग एग्जाम के हिसाब से देखें, तो मेनली क्या होता है कि केस लॉ का ईयर इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ईयर हम लोगों को पता होना चाहिए, और बेसिकली हेल्ड पोर्शन क्या किससे रिलेटेड है, बस। ज्यादा हम लोगों को यहाँ एकेडमिक में नहीं जाना है, तो कम से कम पढ़ना है। देखिए कम से कम पढ़ना, एग्जाम निकल जाए बस वो। बेयर एक्ट, यहां पर बेयर एक्ट आपको आती है, मेरी कोशिश रहेगी आपको बेयर एक्ट में नहीं ले जाते हुए जो प्रोविजन है उनको ही मैं यहां पर पीपीटी में स्लाइड्स के फॉर्म में बता दूं। लेकिन हर हर एक्ट का करना मेरे लिए पॉसिबल अभी नहीं हो, पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां हम लोग बेयर एक्ट में भी जाएंगे, लेकिन जहां पे पॉसिबल है तो हम लोग विदाउट बेयर एक्ट कोशिश होगी कि मेरे मैं आपको यही पीपीटी में बता दूं और आप लोगों को रिवीजन करा दूं। तो मेनली आप लोग अगर साथ देंगे, आप लोग अगर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइम हो, आप बताइए सर ये दिक्कत है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, इस तरीके से बताइए, आपकी एक्ट पे ना बेयर एक्ट पे रहिए, तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवन बेयर जाना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मुझे लग रहा है बेयर एक्ट में आपको टाइम लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, तो मैं आपको अदर से पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कि जैसे मान लीजिए अब आपने कोई सेक्शन है, सेक्शन में 15 वर्ड लिखे, तो आपके लिए 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं केवल 3 वर्ड बता दिए और 15 वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपके पास कंसाइज तरीके से वो नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपका रिविजन हो जाएगा। और आप लोगों को कभी कोई दिक्कत हो, पर्सनल डीएम हमेशा कर सकते हैं, सर ये दिक्कत है मुझे बताइए, तो मैं उसको टैकल करूंगा। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, आई एम नॉट गॉड, मुझे पता चल जाए चीजें, ठीक है। जब लेकिन डॉक्टर के पास पेशेंट जब तक बताएगा नहीं डॉक्टर को सर ये दिक्कत है, तब तक डॉक्टर समझ नहीं पाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अच्छा मैं तब तक आपको उर्ली बता दूं कॉन्ट्रैक्ट का किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, हाउ वी विल स्टडी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एट फोकस की बात करें 1 to 75, आप सभी को पता है 1 to 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल फोकस मेरा हमारा हमारा यहां पर होगा। उसके बाद आते हैं 125 से 238 तक, गैस आई गेस। तो इसके हम लोग मेन प्रोविजन, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आया तो बेसिक आता है। इसके लिए तो अगर हम लोग एक एक पढ़ने बैठेंगे तो फिर लेकर टाइम लॉट, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको ब्रॉड आइडिया करके एक क्लास में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सोगा की बात करें, इंडियन पार्टनरशिप की बात करें, एनआई एक्ट की बात करें, तो इनसे मैक्सिमम एक एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एक दिन में सोगा जितना खत्म कर सकेंगे खत्म करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक दिन में, एनआई एक्ट एक दिन में। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग करेंगे ताकि जल्दी भी हो जाए और चीजें हो जाए। उसके बाद कंपनी लॉ में हम लोग 2 दिन देंगे। तो जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 3 दिन लगाने का कोई पर्पस नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक आपको एक्ट का आइडिया होना चाहिए, कहां पे क्या चीजें हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे, हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। और कभी भी आपको कोई डाउट हो तो यार वेरी फ्री, आप कभी भी चैट बॉक्स में बताइए, पर्सनल डीएम करिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए कोई क्वेश्चन आप लोगों का रिगार्डिंग स्टडीज और एनीथिंग। ठीक है, फिर क्लास को एंड करें हम लोग यहीं पर।
क्लास को यहीं पे एंड करें, फिर हम लोग मंडे से क्लास को स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन हो नहीं तो क्लास को एंड करें यहीं पर। ठीक है, फिर हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और आप सभी लोग मुझे या तो टेलीग्राम के ग्रुप में ही आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे अपना इंट्रोडक्शन, क्या नाम है, पूरा नाम, what is your full name, from where you have done graduation, from where do you have given, you have completed your post graduation, how many times you have given the exam। इस टाइप से चीजें आप मुझे, अगर है तो आप कितने एग्जाम पे नंबर आए, क्या आप उम्मीद करते हैं, सब चीजें मुझे बताएंगे, तो आई कैन वेरी वेल नो योर स्टेटस। कभी भी हम उसके बाद हम लोग गूगल मीट पे कभी मिलेंगे तो मैं पर्सनली आप लोगों को मैं बता भी सकूंगा क्या क्या चीजों पे काम करूँ आप लोग। ठीक है। ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। होप वी विल मीट यू एट, आई विल मीट यू एट मंडे, मीट यू ऑन मंडे 7:30 PM। ठीक है, 7:30 PM को हमारी डेली क्लास रहेगी और ट्यूसडे को हमारी क्लास 8:30 बजे रहेगी। ठीक है, अदरवाइज सारी डेज हमारे 7:30 पे क्लास रहा करे। और आई होप सभी लोग मुझे लाइव सेशन में मिला करेंगे। वी विल, यू ऑल मीट मी एट लाइव सेशन, तो अच्छे से पढ़ाई करा जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी होगा तो ठीक है, लाइव सेशन में करेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैंने ऑलरेडी पेड बैच पढ़ा दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मुझे मिलेंगे। ठीक है, और देखिए यूजीसी नेट निकाल लोगे आप लोग, परेशान बिल्कुल ना होइए। आप लोग आए हैं तो कंप्लीट फेथ रखिएगा इंस्टीट्यूट पर जहां पे आपने ज्वाइन करा है, जिस टीचर के आप पास हो, आप परेशान ना होइए, वी विल, आई विल। और एग्जाम बहुत टफ नहीं है, अगर हम लोग एक एक पैटर्न में तरीके से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन क्रैक द एग्जाम, हम लोग कर सकते हैं एग्जाम, बिल्कुल टफ नहीं है। जहां पर जो आपको सजेशन देने हो मुझे देंगे, आई एम वेलकम, मैं उन सभी सजेशन को वेलकम करूंगा और हम लोग जो भी सभी करेंगे। ठीक है, पूरा पर्पस है एग्जाम निकालना, तो एग्जाम जरूर से जरूर निकलेगा। बस अब ये 4 महीने आप मेरे साथ हो, फरवरी मार्च अप्रैल में जो बोलता जा रहा हूं, और पूरी मेहनत कर लीजिए, 4 मंथ की मेहनत कर लो, डेफिनेटली एग्जाम निकल जाए। एक बार मेहनत करो, एक बार एग्जाम निकले किनारे करो, बार बार नेट निकलने के बाद जेआरएफ का पढ़ने का फिर मन नहीं करता है, एक बार टीचिंग में आ जाओगे अपने लिए नहीं पढ़ पाओगे। आज मैं हूं, मैं 2 जगह पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, यहाँ पर अपने लिए मैं कॉलेज कोचिंग में मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मैं ऐसे में पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसलिए एक बार एग्जाम निकाल लो, क्लियर करो बढ़िया से, थोड़ा फेथ मिल जाएगा, दिमाग में टेंशन खत्म हो जाएगी, यू विल एंजॉय इन जर्नी। और बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, मैं आपको सही बताऊं, जिस हिसाब से आप एक जिस लेवल पे आते हो, फैकल्टी जिस हिसाब से सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है, बच्चों से जो रिस्पेक्ट मिलती है, तो उसी के लिए काम करने का मन करता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्जाम है ये केवल मनी नहीं देता, मनी के साथ रिस्पेक्ट देगा, आपको लगेगा आप सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हो। डायरेक्टली आप यहाँ बच्चों से जुड़ो, यहाँ पर जो आप कर रहे हो डायरेक्ट बच्चे को उसको करियर में फायदा मिलने वाला है, तो वो डायरेक्ट बच्चों को फायदा मिलेगा। अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में ठीक है उसको टाइम लगेगा, लेकिन जो बच्चा जो अभी से जो एक टच बनाता है ना टीचर के साथ, वो हमेशा वो टीचर में टच में रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, वी हैव अ लॉट टू नो, हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, आप सभी लोग एग्जाम निकाल लोगे, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टूडेंट्स ये फ्री में देख रहे हैं वो लोग कोर्स भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जो हो सकेगा मैं यूट्यूब पे भी हेल्प करूंगा लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जो बात मैंने बोली है प्लीज उसको ऑनेस्टी से इम्प्लाई करिएगा, अपने कोर्स में चीजें करिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, कोई इतना एग्जाम में टफ नहीं है, बस सारे पीवाईक्यू के एग्जाम में क्वेश्चन, आपने कॉमर्शियल लॉ पढ़ा तो कॉमर्शियल लॉ के बाद सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ताकि आपको खुद में कॉन्फिडेंस, मैं चाहे जो बोलूं, आपको अपने में कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको जो क्वेश्चन बोले हैं आपको सारे कॉमर्शियल लॉ के क्वेश्चन लगा लीजिए एक बार। यूट्यूब पे जाइए, देखिए कोई ऐसी बुक मार्केट में है अवेलेबल जो आपको सब्जेक्ट वाइज दें, तो उनको लगाइए और डेफिनेटली एग्जाम को निकालिए, और निकाल लोगे एग्जाम, मैं आपके साथ हूं, एग्जाम जरूर निकलेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है,
चलिए अब क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो मैं बहुत बातें करता रहता हूँ, हो जाएगी। ठीक है, ओके। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, ओके। बहुत जल्दी मिलते हैं मंडे को, ठीक है। और अभी आप लोग मुझे डीएम या ग्रुप में बता दीजिएगा कि आपका बैकग्राउंड, ठीक है। ओके।